कि ऑनलाइन क्लास के क्रम में आज कक्षा 11 सब्जेक्ट फिजिक्स है और जिसका छठा चैप्टर है सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति। इसमें दो पार्ट हैं, एक सदिश विश्लेषण है और दूसरा है प्रक्षेप्य गति। सदिश विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि जो मापन हमने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था तो अधिकतर राशियों का जो ज्ञान है वो हमें मापन से हो जाता है, परंतु कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। उस राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ हमने पिछले चैप्टर में बताया था, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके और जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके, उन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ होती हैं हमारी दो प्रकार की, एक होती है अदिश राशि, नंबर 1 अदिश राशि, और नंबर 2 होती है हमारी सदिश राशि। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूरी लिख दी जाए, दूरी है 10 मीटर, तो 10 उसका परिमाण है, मीटर जो है ये उसका मात्रक है। यानी कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, तो उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। जैसे होगी दूरी, चाल, समय, आयतन, दाब आदि, ये वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं 5 किलोमीटर चलकर पागवाड़ा पहुंच गया हूं। अगर वो 5 किलोमीटर चलकर पहुंचा है, उसने अभी अपनी दिशा नहीं बताई है, इनिशियल पॉइंट से उसने दिशा नहीं बताई है, तो वो जो दूरी है वो उसकी क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। लेकिन सदिश राशि, इसके बाद आता सदिश राशि। सदिश वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को सदिश राशि कहते हैं। जैसे स्थिति, जैसे में देख लेंगे, जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश कहलाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे, कंडीशन बिल्कुल इस तरह से होती है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। वो ये कह दे कि उसका जो स्कूल है वो उसके इनिशियल पॉइंट से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर है, तो उस राशि की हमें पूरी चीज पता चल गई है कि जहां पर हम खड़े हैं उससे 3 किलोमीटर दूर हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो व्यक्ति जहां जाना होता है वहां पर पहुंच जाता है। अदिश में क्या होता है? अदिश में केवल परिमाण होता है कि आपको इनिशियल पॉइंट से 3 किलोमीटर चलना है और ये पता नहीं होता उसमें किधर चलना है। तो सदिश और अदिश में ये होता है कि जिसमें परिमाण होगा केवल वो अदिश, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी वो राशि कहलाती है सदिश। किसी भी राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का भी होना आवश्यक है। इसमें एक बात ये आ जाती है, अगर कोई राशि सदिश है तो उसमें दिशा का होना अनिवार्य है, परंतु अगर कोई राशि है उसमें दिशा है तो उसका सदिश होना अनिवार्य नहीं है, कि वो जरूरी नहीं है कि वो सदिश हो। जैसे कि होती है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परंतु ये जो राशि है सदिश नहीं है, क्योंकि यहां पर यह बताया गया है कि सदिश वो राशियां होती हैं जो सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं। परिमाण भी है वैद्युत धारा में, दिशा भी है, उसके बाद भी ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। एक बिंदु पर जो दो धाराएं होंगी वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, वो साधारण
गणित के द्वारा जोड़ी और घटाई जाती हैं, इसीलिए वैद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिति तथा विस्थापन सदिश। स्थिति तथा विस्थापन सदिश में यह होता है कि किसी भी राशि की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम किसी एक पॉइंट को मूल बिंदु मान लेते हैं। मूल बिंदु का मतलब यह है, अक्ष खींच लेते हैं, यह है एक एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है और ये अक्षों का मूल बिंदु है O। वो कहता है कि कोई व्यक्ति मूल बिंदु O से किसी क्षण t1 पर, एक क्षण ले लिया, समय ले लिया, समय t1 पर वो बिंदु P पर है, XY तल में बिंदु P पर है। O से P तक ये जो परिमाण खींचेंगे, वेक्टर खींचेंगे O से P तक, ये उस राशि की स्थिति को प्रदर्शित करता है t1 समय पर, यह है R1 वेक्टर। हम देखते हैं कि समय t2 पर, जब समय t2 हो जाता है तो उसकी स्थिति O से Q पर हो जाती है, ये बिंदु Q और यह है R2 वेक्टर। तो जो ये OP वेक्टर है, O से P तक का जो वेक्टर है OP वेक्टर, ये बिंदु P पर जो कण है उस कण की स्थिति को प्रदर्शित करता है समय t1 पर। दूसरा जो कण है Q पर, ये समय t2 पर उसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। जो R1 वेक्टर है, इस O से P तक जो वेक्टर की लंबाई है उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है R1। वेक्टर लगा देंगे तो सदिश राशि हो जाएगा। जब हम इसे P से Q को मिला लेते हैं, P से Q को मिलाएंगे तो ये जो PQ वेक्टर कहलाएगा वो उनका सदिश विस्थापन वेक्टर कहलाएगा। PQ वेक्टर जो होगा, यानी PQ जो सदिश होगा, ये उसके विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो जो उसकी स्थिति होगी, उस स्थिति उसकी R1 वेक्टर है और R1 वेक्टर का जो परिमाण होगा वो R1 के बराबर होगा, यानी कि O से P तक की जितनी दूरी होगी वो R1 से रिप्रेजेंट की जा रही है। फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह दें कि R1 वेक्टर बराबर है 3 मीटर, यानी कि बिंदु O से वो जो कण है XY तल में वो कितने मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। O से Q है, वो भी उसकी बिंदु Q की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। जो PQ है वो उसके विस्थापन सदिश को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो उसका विस्थापन सदिश होगा, विस्थापन सदिश होता है PQ वेक्टर, और PQ वेक्टर हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस के OP वेक्टर, यानी कि PQ वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। ये जो है किसी वस्तु की स्थिति और उसके विस्थापन को सदिश के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो यहां पर बताया गया है। उसके बाद है संकेतन, यानी कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि कौन से संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सदिश राशि होती है उसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है। तो ये जो वेक्टर है, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट, ये अंतिम पॉइंट, ये जो नोक होगी, उसकी जो नोक होती है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। जो ये बाण होता है, जिसे हम तीर भी बोल देते हैं, इस तीर की जो लंबाई है ये उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो वेक्टर होगा वो वेक्टर कितना लंबा है, किस डायरेक्शन में है, उसकी जो रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो भी राशि सदिश होगी उसे मोटे अक्षर से और उसके ऊपर वेक्टर लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कहीं ए को रिप्रेजेंट करना तो वेक्टर ए, ये उसकी क्या हो गई है, सदिश राशि हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे, अब देखेंगे हम वेक्टरों से संबंधित परिभाषाएं। तो वेक्टरों से संबंधित परिभाषाएं में एक होता है हमारा समान वेक्टर। अब हम ये देखते हैं कि हमने कोई वेक्टर खींच लिया है, एक ये है वेक्टर ए, दूसरा ये है वेक्टर बी, फिर तीसरा ये है वेक्टर सी और चौथा ये है वेक्टर डी। समान वेक्टर उन वेक्टरों को कहते हैं जिनकी परिमाण और दिशाएं समान होती हैं, जिनका परिमाण भी समान हो और एक ही दिशा में हो, तो उन्हें हम समान वेक्टर कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों समान वेक्टर हैं। उसके बाद आता हमारा विपरीत वेक्टर।
विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। उन वेक्टरों को हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया वेक्टर ए बराबर होगा माइनस के वेक्टर डी। वेक्टर ए और वेक्टर डी जितने भी वेक्टर हैं इन सभी का परिमाण समान है। परिमाण का मतलब इनकी लंबाइयां बिल्कुल समान हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो डी की डायरेक्शन है, ए बी और सी की जो डायरेक्शन है वो डी की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो जो विपरीत वेक्टर होगा, ए का डी भी विपरीत वेक्टर है, बी का डी भी विपरीत वेक्टर है और सी भी उसका क्या है, विपरीत वेक्टर है। यानी कि उसे ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर बी बराबर माइनस के वेक्टर डी, वेक्टर सी बराबर माइनस के वेक्टर डी। यानी कि अब ये दो वेक्टर आपके हो गए, एक समान वेक्टर दूसरा विपरीत वेक्टर। समान वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिनका परिमाण भी समान होगा और दिशाएं भी समान होंगी, वो समान वेक्टर कहलाएंगे। जैसे इसमें वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। विपरीत वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी परिमाण तो समान होता है परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। उन वेक्टरों को हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसे ए का विपरीत वेक्टर डी है, बी का विपरीत वेक्टर डी है और सी का विपरीत वेक्टर भी क्या है, डी है। इसके बाद इसमें एक तीसरा आता है एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक होता है, उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। हम देखते हैं कि कोई वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए का अगर परिमाण को ए से लिख दें या मापांक लगा के भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख देते हैं वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण तो वेक्टर ए का मापांक इस तरह से लिख देंगे। तो जो एकांक वेक्टर होता है, एकांक वेक्टर होता वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक। एकांक वेक्टर को हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक। यानी कि एकांक वेक्टर वो वेक्टर हुआ जिसका परिमाण एक होता है, इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई आपको वेक्टर दिया है ए और उसका परिमाण वेक्टर ए हो, उसका जो परिमाण वेक्टर ए हो तो जो एकांक वेक्टर होगा वो वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक, इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ए कैप बराबर हो गया वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक। इसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए लंबकोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर में हम देखते हैं कि ये अक्ष खींच लेते हैं, एक एक्स अक्ष, दूसरी वाई अक्ष और तीसरी है जेड अक्ष। ये अक्षों का मूल बिंदु है ओ। तो एकांक लंबकोणीय एकांक वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक्स अक्ष है, उसे एक्स अक्ष पर जो एकांक वेक्टर होगा उसे आई कैप से, वाई अक्ष पर जो एकांक वेक्टर होगा उसे जे कैप से और जेड अक्ष पर जो एकांक वेक्टर होगा उसे के कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि अगर कोई राशि आपको ये दे दी है 10 आई मीटर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स अक्ष पर है, आई लगी हुई होगी तो एक्स अक्ष पर है। और यदि ये हो कि माइनस के 10 आई तो ये एक्स अक्ष की ऊपर वाला जो था एक्स अक्ष की धन दिशा में था, माइनस के 10 आई वे कैप है तो ये वेक्टर एक्स अक्ष के ऋण दिशा में है। इसी प्रकार कहीं पर वेक्टर ये दे दें वेक्टर ए बराबर 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के 3 के कैप, तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर ए है उसका एक्स अक्ष पर परिमाण 10, वाई अक्ष पर परिमाण 5 और जेड अक्ष की ऋण दिशा में परिमाण उसका कितना है 3 है। माइनस होगा तो जेड अक्ष की ऋण दिशा होगी, जिसका भी होगा उसमें माइनस लगाया होगा तो उस अक्ष की क्या हो जाती है, वो ऋण दिशा हो जाती है। इसके बाद इसमें आ जाता है शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसका परिमाण 0 होगा उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। और शून्य वेक्टर को ओ बनाकर उसके ऊपर 0 लगा के वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं, शून्य वेक्टर कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेक्टरों का जोड़ना और उनका घटाना। देखो अब जो है हम वेक्टरों का जोड़ना, वेक्टरों का जोड़ना, वेक्टरों को जोड़ने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। नंबर 1 है ज्यामितीय विधि,
ज्यामितीय विधि और दूसरी है गणितीय विधि। गणितीय विधि, वेक्टरों को दो विधियों से जोड़ा जाता है, एक ज्यामितीय विधि, दूसरी होती है गणितीय विधि। ज्यामितीय विधि में भी इसके तीन भाग हैं। एक तो है नंबर एक त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि, दूसरी है समांतर चतुर्भुज विधि और तीसरी है बहुभुज विधि, बहुभुज विधि। अब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो वेक्टरों की त्रिभुज विधि देखेंगे। पहले त्रिभुज विधि, यहाँ पर एक नंबर एक देख लेते हैं, त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि में हम देखते हैं कि कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टरों को हमें जोड़ना है, त्रिभुज विधि से जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक वेक्टर ए खींच लेते हैं, ये है वेक्टर ए। फिर वेक्टर ए के बाणाग्र से, जो आगे तीर का निशान है, बाणाग्र से प्रारंभ करके वेक्टर बी खींच लेते हैं। ये खींच लिया हमने दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। फिर वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु से वेक्टर बी के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला एक वेक्टर खींचते हैं, उसे मान लेते हैं वेक्टर आर। ये जो वेक्टर होगा, जो वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु और वेक्टर बी के अंतिम बिंदु को मिला रहा है, वो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर होता है आर, और परिणामी वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि अगर त्रिभुज विधि में दो वेक्टर हैं तो उन्हें इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था। तो पहले हमने वेक्टर ए खींचा, फिर वेक्टर ए के बाणाग्र से प्रारंभ करके वेक्टर बी खींचा, और फिर वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु से वेक्टर बी के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होगा। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि पहले हम वेक्टर ए खींचें, हम पहले वेक्टर बी भी खींच सकते हैं, फिर वेक्टर बी खींचेंगे, उसके बाद वेक्टर ए खींचेंगे। वो जो परिणामी होगा वो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम वेक्टर बी खींच लें, फिर वेक्टर बी के बाणाग्र से प्रारंभ करके वेक्टर ए खींच लें, फिर वेक्टर बी के प्रारंभिक बिंदु से और वेक्टर ए के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वेक्टर आर, उसे आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर आर जो होगा वो उन दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होगा। यानी कि जो वेक्टर आर डैश होगा वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होगा। हम ये देखेंगे चाहे ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो, वो दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। तो वेक्टर आर बराबर होगा आर डैश, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यानी कि इस प्रकार जो ये त्रिभुज विधि है ये योग के क्रम विनिमय नियम को भी क्या करती है, फॉलो करती है। इसके बाद जो दूसरी विधि और तीसरी विधियां हैं और जो इस चैप्टर का काम है वो हम इस वीडियो के इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।